इलेक्ट्रिकल हेल्प की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिल्लर प्लांट के जो सेफ्टी डिवाइस होते हैं उनके बारे में। चिल्लर प्लांट के जो भी सेफ्टी डिवाइस होते हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, तो इनकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहले नंबर पे आता है फ्यूज। जो चिल्लर प्लांट होता है उसमें जितने भी सर्किट होते हैं, चाहे वो सर्किट पावर सर्किट हो या फिर कंट्रोलिंग वाले सर्किट हो, सभी सर्किट के ऊपर उनकी रेटिंग के हिसाब से फ्यूज लगे होते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि फ्यूज का काम, कोई भी एक्सेस करंट होता है यानी कि जो हमारे डिवाइस चाहे वो पावर सर्किट में लगे हो या फिर कंट्रोलिंग सर्किट में लगे हो, उनकी जो भी लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा का करंट उस सर्किट से फ्लो होगा तो जो हमारे फ्यूज होते हैं वो जल जाएंगे और जो हमारा सर्किट और उसमें लगे हुए डिवाइस है वो सेफ हो जाएंगे। तो इसके लिए ही इन फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है थर्मल ओवरलोड रिले। जो चिलर प्लांट होता है उसमें जितनी भी मोटर होती है, चाहे वो कंप्रेसर वाली मोटर हो या फिर जो हमारे पंप होते हैं वो मोटरें हो या फिर जो हमारे सीटी फैन होते हैं उनमें लगी हुई मोटरें हो, सभी के अंदर थर्मल ओवरलोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारी जो मोटर है वो एक टेम्परेचर से ज्यादा हीट हो जाती है तो हमारी जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है वो उन मोटरों को ट्रिप करवा देती है, जिससे हमारी मोटरें जलने से बच जाती हैं। अब नंबर आता है एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट का। एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि किसी भी कारण से जो हमारा चिलर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है एक सेट पॉइंट से अगर नीचे जाता है तो वो चिलर प्लांट को ट्रिप करवा देता है। नॉर्मली ये जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री और 6 डिग्री पे सेट किया जाता है। तो मान लेते हैं हमने 5 डिग्री पे टेम्परेचर सेट किया है, तो जैसे ही हमारे चिलर प्लांट का टेम्परेचर 5 डिग्री पे पहुंच जाता है तो चिलर प्लांट वहीं पे ट्रिप हो जाता है। अगर ये सेफ्टी हमारे चिलर में ना लगी हो तो हमारे चिलर में और जो AHU यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट होती है उनके बीच में फ्लो करने वाला जो पानी होता है वो जम के बर्फ बन जाएगा और ऐसी कंडीशन में वो फ्लो नहीं हो पाएगा और इससे जो हमारा चिलर प्लांट होता है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ सकता है और हमारा जो चिलर होता है वो खराब भी हो सकता है। तो इसीलिए इस एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगली सेफ्टी जो है वो उसका नाम है शॉर्ट साइकिल प्रिवेंशन टाइमर, यानी कि इसको हम टाइम डिले रिले भी बोल सकते हैं। ज्यादातर आपने स्प्लिट एसी में देखा होगा कि जब आप स्प्लिट एसी को चालू करते हैं तो वो 2 से 3 मिनट के बाद ही चालू होता है। ठीक उसी प्रकार से टाइम डिले रिले का इस्तेमाल हमारे चिलर प्लांट में किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए हमारी जो सप्लाई है वो बार बार आ रही है जा रही है, तो ऐसे में बार बार हमारा जो कंप्रेसर है वो चालू बंद होने में हमारे कंप्रेसर के अंदर खराबी आ सकती है। तो इसीलिए चिलर प्लांट में टाइम शॉर्ट साइकिल प्रिवेंशन टाइमर यानी कि टाइम डिले रिले का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम चिलर को चालू करते हैं तो 3 मिनट तक वो चालू होगा ही नहीं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में प्रॉब्लम होती है उनकी वजह से हमारी मशीन में कोई भी खराबी आने से बचाने के लिए ही इस सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है लो प्रेशर कटआउट स्विच। लो प्रेशर कटआउट स्विच का इस्तेमाल जो हमारा चिलर होता है उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका प्रेशर अगर कम हो जाए तो उस हालात में हमारे चिलर को ट्रिप करवाने के लिए किया जाता है। आगे है हाई प्रेशर कटआउट स्विच। हाई प्रेशर कटआउट स्विच का इस्तेमाल जो हमारा कंडेंसर होता है उसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है उसका प्रेशर अगर हाई हो जाता है तो ऐसी हालत में हमारे चिलर को ट्रिप करवाने के लिए हाई प्रेशर कटआउट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो आपको मिलते रहे। आगे है ऑयल सेफ्टी स्विच। जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और उस ऑयल का भी एक सेट प्रेशर होता है। अगर उस सेट प्रेशर से नीचे हमारे ऑयल का प्रेशर अगर जाता है तो ऐसे में ऑयल सेफ्टी स्विच चिलर को ट्रिप करवा देता है। जो ऑयल होता है उसका प्रेशर किसी भी वजह से डाउन हो सकता है, जैसे हमारा जो पंप होता है उसके फेलियर की वजह से कम हो या फिर जो हमारा ऑयल है वो कम हो जाने की वजह से प्रेशर कम हो, तो ऐसे में ऑयल सेफ्टी स्विच चिलर को ट्रिप करवा देता है। अब आगे जो सेफ्टी डिवाइस होता है उसका नाम है रोटेशन डायरेक्शन प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन हमारा जो कंप्रेसर होता है उसके जो डायरेक्शन होती है घूमने की वो कहीं उल्टी ना हो जाए, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि चिलर के जो कंप्रेसर होते हैं उनपे एक एरो छपा होता है, वो एरो कंप्रेसर की मोटर की डायरेक्शन को बताता है। अब जैसे कि हमारी जो मशीन है वो उसमें 3 फेस की मोटर लगी हुई है और मान लीजिए पीछे से किसी ने जो फेस होते हैं उन फेस को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो ऐसे में जो मोटर होती है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो इस कारण से जो उसमें पंप्स वगैरह होते हैं वो सही से काम नहीं कर पाते हैं और जो पंप है वो सही से काम नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो ऑयल होता है उसका प्रेशर भी सही
से नहीं बन पाएगा। तो इसी चीज से बचाने के लिए रोटेशन डायरेक्शन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आता है इंटरलॉक। आपने पहले भी सुना होगा, ये हर जगह यूज किया जाता है, हमारे सर्किट ब्रेकरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे चिलर प्लांट में इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी हमारी मशीन लगी होती है हमारे प्लांट में, जैसे कि कंडेंसर पंप है, हमारा चिल्ड वाटर पंप है, प्राइमरी पंप है, सेकेंडरी पंप है और एएचयू है, ये एक सीक्वेंस में चालू होने चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमने पहले एएचयू चालू करना है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद सीटी फैन और उसके बाद जो हमारा चिलर प्लांट है उसको हमें चालू करना है। तो ऐसे में अगर इंटरलॉकिंग वहां पे होगी तो जो ये हमारा सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में ही हम इसको चालू कर सकते हैं। अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो ना करके किसी दूसरे डिवाइस को बटन दबा के पहले चालू करने की कोशिश करेंगे तो भी वो चालू नहीं हो पाएगा। तो एक सीक्वेंस को मैनेज करने के लिए हम इंटरलॉक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे आता है फ्लो स्विच। फ्लो स्विच हमारी जो चिलर लाइन होती है और कंडेंसर लाइन होती है, इन दोनों में ही इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों लाइन में पानी का जो प्रेशर होता है वो किसी भी कारण से कम हो जाता है, तो जो ये फ्लो स्विच होते हैं ये हमारे जो मशीन होती है उसको ट्रिप करवाने का काम करते हैं। इससे आगे आता है फ्यूजेबल प्लग इन लिक्विड रिसीवर। जो हमारा चिलर होता है उसमें जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर हो जाता है, तो हमारे जो ये फ्यूजेबल प्लग होते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं और वहां से जो लिक्विड होता है वो रिलीव हो जाता है। तो ऐसे में किसी भी ब्लास्ट होने की स्थिति से बचा जा सकता है। तो हमारे लिक्विड की वजह से इन ब्लास्ट को रोकने के लिए ही इन फ्यूजेबल प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आता है प्रेशर रिलीफ वाल्व इन लिक्विड रिसीवर। जो हमारा कंडेंसर होता है उसके अंदर जो भी रेफ्रिजरेंट होता है उसका प्रेशर अगर एक लिमिट से ऊपर हो जाएगा तो जो ये हमारी प्रेशर रिलीफ वाल्व होती है वो फट जाएगी। जैसे कि हमारे प्रेशर कुकर में भी एक सीटी से अलग एक वाल्व लगी होती है, कुछ उसी तरह से ये भी काम करती है। अगर प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो फट जाएगी और प्रेशर वहां से रिलीज हो जाएगा, साथ ही जो हमारी मशीन है वो भी ट्रिप हो जाएगी। तो बढ़े हुए प्रेशर की वजह से किसी बड़े धमाके को रोकने के लिए ही इन प्रेशर रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल हमारी जो सक्शन लाइन होती है उसमें कंप्रेसर के पास किया जाता है। इसका इस्तेमाल कंप्रेसर में किसी भी तरह के लिक्विड को जाने से रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन ये वाला सिस्टम आपको सभी मशीन में नहीं मिलेगा, ये किसी किसी मशीन में ही देखने को मिलता है। आगे आता है रेफ्रिजरेंट डिटेक्टर इन प्लांट रूम विद अलार्म। हमारा जो प्लांट रूम होता है उसमें डिटेक्टर लगे होने चाहिए कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कहीं लीक हो जाए तो वो उसको डिटेक्ट कर सके और हमें पता चल जाए। जिस तरह से हम फायर अलार्म का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से ये रेफ्रिजरेंट डिटेक्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे आता है लो रेफ्रिजरेंट अलार्म, जो कि लो प्रेशर कटआउट के साथ जुड़ा होता है। मान लीजिए जो हमारा इवेपोरेटर है उसमें अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है तो ये हमारा जो लो प्रेशर कटआउट है उसके द्वारा जो हमारी मशीन है उसको ट्रिप करवा देगा। साथ ही सेम टाइम पे ये हमें एक अलार्म भी देगा ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कम हो चुका है। इसके बाद आता है प्लांट रूम ओवर टेम्परेचर डिवाइस एंड अलार्म। हमारा जो प्लांट रूम होता है उसमें भी टेम्परेचर के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है, साथ ही उसके अलार्म भी लगाया जाता है। मान लीजिए जो हमारा प्लांट होता है उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारी मशीन होती है उसको ऑपरेट करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी मशीन हो वो एक लिमिट तक प्रेशर झेल सकती है। अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा चला जाता है तो हमारे ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमारे प्लांट रूम में ओवर टेम्परेचर डिवाइस लगाया जाता है अलार्म के साथ में। आगे आता है फायर अलार्म। तो हमारा जो प्लांट होता है उसमें फायर डिटेक्टर के साथ साथ फायर अलार्म भी लगे होने चाहिए। मान लीजिए कहीं पे हमारे प्लांट में अचानक से आग लग जाती है तो वो फायर डिटेक्टर उस फायर को डिटेक्ट करके अलार्म से सिग्नल दे देंगे और हमें इस फायर अलार्म की वजह से टाइम रहते आग का पता लग जाता है और हम उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। आगे आता है साइड ग्लास विद मॉइस्चर इंडिकेटर। जो हमारी मशीन होती है उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको देखने के लिए हमारी जो मशीन होती है उसमें एक छोटा सा ग्लास लगाया जाता है, साथ ही उसमें एक केमिकल भी होता है जो कि मॉइस्चर आने पे अपना कलर चेंज कर देता है। तो ये ग्लास होना भी हमारी मशीन में बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसका फ्लो पता लग जाता है, साथ ही उसमें अगर मॉइस्चर आता है तो वो भी हम वहां से देख सकते हैं। इससे अगली जो सेफ्टी है वो है कंप्रेसर ऑयल साइड ग्लास। जो हमारा कंप्रेसर होता है उसके अंदर भी एक ग्लास लगाया जाता है ताकि हम उसमें जो ऑयल होता है उसको मॉनिटर कर सके। जनरली जो हमारा कंप्रेसर ऑयल होता है वो लगभग 50% तक रहना ही चाहिए। अगर किसी भी कारण से हमारा जो ऑयल कम हो जाता है तो हम जो कंप्रेसर ऑयल साइड ग्लास होता है उससे उसको मॉनिटर करके उसका पता लगा सकते हैं। इससे अगली जो सेफ्टी होती है वो कंप्रेसर लो ऑयल लेवल अलार्म होता है, जो कि ऑयल सेफ्टी स्विच के साथ जुड़ा होता है। अगर हमारा जो कंप्रेसर है उसके अंदर जो ऑयल होता है उसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है तो ये हमारे सिस्टम में अलार्म दे देता है, और साथ ही जो ऑयल सेफ्टी स्विच होता है उसकी मदद से ये हमारी मशीन को ट्रिप करा देता है, जिससे बिना ऑयल या कम ऑयल के हमारा कंप्रेसर चलने पे कोई दिक्कत ना आए। तो ये थी कुछ ऐसी सेफ्टी जो कि हमारे चिलर प्लांट में इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया तो आप हमें
हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि AC में टन का मतलब क्या होता है तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि 1 टन में कितने किलोवाट होते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।